चलिए, नमस्कार, जय हिंद। एग्ज़ाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल की असीम गहराइयों से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है जिंदगी के ना के दम कर दे। जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हस्ती जिंदा है, ठीक ना? जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हस्ती जिंदा है, ठीक ना? चलिए, आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? चलिए, तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? बोलिए जोर से। एग्जाम चालीसा परिवार की जय हो। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, आज आप भाई मुंह चबलाना है, कम बोलिएगा, पूजा पाठ किए हुए हैं। चलिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये कहाँ हुआ है? सीमावर्ती राज्य में। कहाँ हुआ है? सीमावर्ती राज्य में। लेकिन इसका उद्घाटन जो हुआ है ना, और अरुणाचल प्रदेश के किबुथु गांव से। उद्घाटन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के किबुथु गांव से वाइब्रेंट परियोजना का उद्घाटन हुआ है। इसमें होगा का जितना सीमावर्ती राज्य है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, तो सीमा से सटा हुआ जितना भी गांव है ना, उसका डेवलपमेंट करेगा, उसका विकास करेगा, ठीक ना? ताकि रोड कनेक्टिविटी बढ़े और 24 घंटा बिजली उपलब्ध हो सके, ठीक ना? जिससे आसपास जो घुसपैठ जो हो, जैसे चीन का जो घुस जाता है मेरे अंदर, भारत के अंदर, वो घुसपैठी रुक सके, आसपास डेवलप हो जाएगा, तो आराम से सेना वहाँ भेज देगा। और सेना का बटालियन के रहने के लिए भी घर का व्यवस्था कर रहा है वहीं सीमा पे, समझे? क्वार्टर का। तो कौन सा योजना स्टार्ट हुआ, ये एग्जाम में पूछने वाला है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जो भी सीमावर्ती राज्य है, ठीक ना? जो भी सीमावर्ती राज्य है। और ये 19 जिलों में स्टार्ट हुआ है। कितने जिलों में होगा? 19 जिलों में। आज 460 ब्लॉक, कितना ब्लॉक? 60, और 2967 गाँव में डेवलप होगा, ठीक ना? ऐसा क्यों हो रहा है? चीन को रोकने के लिए, ठीक ना? चीन को रोकने के लिए, ठीक ना? तो कौन सा परियोजना है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कौन सा? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कौन सा? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कौन सा? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कौन सा? वाइब्रेंट विलेज। ऑप्शन में आएगा तो आप मार दीजिएगा। चलिए, आपको कौन सी पार्टी? आप। कौन सा पार्टी? आप। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, लेकिन इसी के साथ 3 पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया है। सीपीआई और एनसीपी और टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई, ये तीनों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया। अभी पूछ देगा करेंट एग्जाम में, अभी वर्तमान समय में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी है? 6 गो। हो गया था 9 गो, ठीक ना? आप लगा के 9 गो हो जाता, ठीक ना? लेकिन अब हो गया 3 गो समाप्त कर दिया। को गो हुआ? 6 गो। राष्ट्रीय पार्टी को है 6 गो। कौन कौन राष्ट्रीय पार्टी है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आप लोग बताइए, बीजेपी का क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। और कांग्रेस का क्या है? हाथ। कांग्रेस का हाथ। और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है? हंसिया और हथौड़ा। और हो गया नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये नागालैंड का है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसका मतलब चुनाव चिन्ह किताब। क्या है? किताब। और हो गया एक बसपा, बहुजन समाज पार्टी, जिसका हाथी है, चुनाव चिन्ह है हाथी, ठीक ना? और एक बच गया आम आदमी पार्टी। अरे वो तो आप लोग का है। आप लोग धोते हैं किससे? अपने हस्बैंड को झाड़ू से। झाड़ू है, झाड़ू से मारेंगे, ठीक ना? ठीक ना?
समझे? तो कौन है? झाड़ू है, आम आदमी पार्टी का है झाड़ू। ठीक, चलिए। लेकिन जानते हैं अब यहाँ से हमको मन नहीं कर रहा है सिर्फ करेंटे पढ़ाने का, यहाँ से हम पॉलिटी का एक क्वेश्चन करवाने का मन कर रहा है। करवा दें? आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है? तो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए 3 शर्तें हैं। 3 शर्त में से कोई एक का पालन हो जाएगा ना तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो क्या क्या है सुनिएगा। कम से कम 4 राज्य में, कम से कम 4 राज्य में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा का चुनाव या विधानसभा में कुल मत का 6% होना चाहिए। कुल मत का 6%। ध्यान से सुनिएगा, 4 राज्यों के लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा कि कुल मत का कितना परसेंट वोट मिलना चाहिए? 6%। कुल वोट का कितना परसेंट? 6%। 6% अगर मिल जाएगा तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। पहला हो गया। अगर ये नहीं मिला, अगर ये नहीं हुआ तो कम से कम लोकसभा के 2% सीट, कितने? 2% सीट जितना चाहिए। लोकसभा के 2% सीट जितना चाहिए। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से। 3 राज्यों में लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट जितना चाहिए। बात समझिए? या तो वोट आ जाए 6%, तो कितने वोट आना चाहिए? 4 राज्यों में वोट आना चाहिए 4 राज्यों में, या 3 राज्यों में कुल लोकसभा सीट का 2% सीट पे विजय पाना चाहिए। बात समझे? 2 गो हो गया। 4 राज्यों में 6%, 3 राज्यों में कुल लोकसभा सीट का 2%, या 4 गो अलग अलग क्षेत्रीय, 4 गो राज्य में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला। जैसे बिहार है तो बिहार में उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। पंजाब है, पंजाब में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। गुजरात है, गुजरात में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। ठीक ना? मणिपुर है, मणिपुर में मिल जाए। यानी कि 4 अलग अलग राज्यों में उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। ठीक ना? तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा। बात समझे? तो क्या क्या है फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। 4 राज्यों में कितने परसेंट? लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा। दूसरा क्या है? 3 राज्यों में लोकसभा, ध्यान से सुनिए, 3 राज्यों में लोकसभा, 3 राज्यों में लोकसभा, 3 राज्यों में लोकसभा के कुल सीट का 2%। 3 राज्यों में लोकसभा के 2%, यानी कि लगभग 11-12 सीट जो है ना आना चाहिए 3 अलग अलग राज्यों में, या एक राज्य में आ जाए, मतलब 2% सीट आना चाहिए। बात समझे? लोकसभा के कुल सीट का 2 को याद हो गया। या 4 अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। 4 अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक ना? बात समझे? चलिए, एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक ना? अति महत्वपूर्ण। एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ है, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ है, जिसको सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सांख्यिकी किसको कहते हैं? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को ऐसे समझिएगा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे माद माध्यिका बहुलक, वो जो कहलाता है ना स्टैटिक्स ही कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। ऊपर में लिखा रहता है वह सांख्यिकी। ठीक ना? माद माध्यिका बहुलक को। ठीक ना? तो गणित में गणितज्ञ है भारतीय अमेरिकी, वो भारत में जन्म लिया है लेकिन रहता कहाँ है? अमेरिका में। उसको 102 साल की उम्र में, ये मुद्दे की बात है, कितने साल में? 102 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार मिला है। ठीक ना? वो है व्यक्ति C.R. राव। कौन है? C.R. राव। कौन है? C.R. राव। कौन है? C.R. राव नहीं, C.R. राव कल्याणपुडी राधाकृष्णन राव। कल्याणपुडी राधाकृष्णन राव, वह नाम है कल्याणपुडी राधाकृष्णन राव। ठीक ना? अगला क्वेश्चन है, एक परियोजना स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में, मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना। मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना कहाँ? पंजाब के पेशावर में। पंजाब के पेशावर में
लेकिन ये पूछ लिया इसके सहयोग से ये परियोजना, पाकिस्तान के पास तो कंगाल है, ठीक ना, आज दिन रात कहेगा बम 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 बम, खाने के लिए घर में अनाज नहीं है, चुट्टा को, हाँ, भूखे मर रहा है, ठीक ना, अब बम 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 कहते रहता है, भारत भारत कहते रहता है। तो अपने पास तो कंगाल है, भिखारी है, ठीक ना। देखिएगा जो गुस्सा किसको आता है जानते हैं, हाँ, गुस्सा आता है जिसके शरीर में ब्लड कम रहता है, ठीक ना। साइंस कहता है, हमने कहते हैं साइंस कहता है, ठीक ना, समझे। तो उसी पर वो पाकिस्तान है तो इंडिया के नाम पर बौखला जाता है, साला खाने के लिए है नहीं, बौखलाता है, ठीक, समझे। तो कहने का मतलब है उसको पैसा जो दे रहा है ना, कौन पैसा दे रहा है पता है, सऊदी अरब। कौन दे रहा है, सऊदी अरब। अभी IPL आप लोग देखते होंगे ना, तो सऊदी अरब का प्रचार होता है, देखते हैं। IPL में नहीं होता है, देखिएगा ना, एक देगा जो एक घूमने के लिए एक स्थल है, आप ध्यान से सुनिएगा एड में, हाँ ठीक ना। चलिए, एक है बोरोक्सा ऐप। कौन सा ऐप, बोरोक्सा ऐप का उद्घाटन किया है माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कौन सा ऐप, बोरोक्सा, बोरोक्सा ऐप। कौन सा ऐप, बोरोक्सा ऐप, हाँ बोरोक्सा ऐप। क्यों, महिलाओं के सुरक्षा के लिए। ये बोरोक्सा ऐप किसके लिए है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, हाँ ऐप है, ऐप है, ऐप है। अब उस ऐप पे जाइएगा, अगर कहीं कॉल इमरजेंसी हो गया, कॉल कीजिए, बिना नेट का काम करता है, ठीक ना, बिना नेट का काम करता है, ठीक ना। कहाँ उद्घाटन किया है, असम में। 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 चलिए, कौन सा ऐप, बोरोक्सा ऐप। कौन सा ऐप, बोरोक्सा ऐप का उद्घाटन कहाँ हुआ है, असम में। किसके लिए है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए। बोरोक्सा ऐप, बोरोक्सा ऐप किसके लिए है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए। बोरोक्सा ऐप किसके लिए है, बोरोक्सा ऐप किसके लिए है, बोरोक्सा ऐप किसके लिए है, कम से कम इसी तरह तो हंसते रहिए सब। बोरोक्सा ऐप किसके लिए है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए। बोरोक्सा ऐप किसके लिए है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए। कहाँ उद्घाटन हुआ, कहाँ हुआ, असम में। अगला क्वेश्चन है, गिद्धों के लिए। किसके लिए, गिद्ध के लिए, जिसे कहा जाता है जटायु। जिसे क्या कहा जाता है, जटायु, जिसे कहा जाता है। अब जटायु नाम किससे पता है ना, रामायण से। कहाँ से, तो गिद्धों के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है। गिद्धों के संरक्षण के एवं प्रजनन के लिए दुनिया का पहला केंद्र कहाँ बनाया गया है, यूपी के महाराजगंज में। कहाँ बनाया गया है, यूपी के महाराजगंज में। और जानते हैं इसका नाम क्या रखा गया है, जटायु का नाम, क्या नाम रखा गया है, जटायु, ठीक ना। हाँ, बात समझे। आगे हम बढ़ें, कहाँ, यूपी के महाराजगंज में। हम तो चाहते हैं आप लोग 10 मिनट पहले आएँ, ऐसे ही डेली थोड़ा सा टिकोला वगैरह पार्टी करते रहें, ताकि आज देख रहे हैं आज एनर्जी लेवल एकदम 7वें आसमान पे है, ठीक ना। चलिए बताइएगा, आज़ाद किसकी आत्मकथा है, आज़ाद किसकी आत्मकथा है। आज़ाद उसी के नाम पे है, गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस का राज्यसभा का नेता था जो कि अभी हट गया है, उसी के नाम पे आज़ाद आत्मकथा जो है गुलाम नबी आज़ाद के नाम पे है, ठीक ना, उसी की आत्मकथा है। गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा है, ठीक ना। किसकी आत्मकथा है, आज़ाद। चलिए बताइएगा, भारत में सर्वाधिक FPI, भारत में सर्वाधिक FPI, ये क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आता है, ठीक ना। जब भी निकटतम एग्जाम होता है, FPI का फुल फॉर्म होगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। और ऐसे बोलेंगे तो फॉरेन इन्वेस्ट, इंग्लिश में बोलेंगे तो फॉरेन इन्वेस्ट, यानी कि दूसरे देश वाला जो भारत में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, इसी को कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है ना विदेशी निवेश जो करता है USA, भारत में सर्वाधिक निवेश किसका है, USA। दूसरे नंबर पे है सिंगापुर, दूसरे नंबर पे है सिंगापुर, और तीसरे नंबर पे है लग्जमबर्ग, तीसरे नंबर पे है लग्जमबर्ग। तो भारत में सर्वाधिक FPI
में पहला नंबर पे कौन है? पहला नंबर पर अमेरिका, दूसरा नंबर पर सिंगापुर, तीसरा नंबर पे लग्जमबर्ग। यानी कि भारत में निवेश कर रहा है तो भारत वहाँ कहाँ से आ जाएगा, ठीक ना। भारत में सर्वाधिक FPI यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में पहला स्थान पर कौन है? अमेरिका, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे लद्दाख। चलिए आप लोग फटाफट जो क्या हम बोल दिए? लद्दाख, सॉरी लग्जमबर्ग, लद्दाख जुबान से निकल गया, सॉरी। चलिए अब फटाक से कल वाला का हम रिवीजन कर लेते हैं, करें? बताइएगा अभी CAC कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कौन सा नंबर का? 25वां नंबर पर। कौन सा नंबर का? 25वां नंबर का। बताइएगा CAG कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू, गिरीशचंद्र मुर्मू। CAG कौन है? उसी को कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन? गिरीशचंद्र मुर्मू। लेकिन ध्यान से सुनिएगा CAG गिरीशचंद्र मुर्मू, लेकिन बोल देगा CGA, बोल देगा CGA, CAG बोलेगा तो गिरीशचंद्र मुर्मू। AG को चेंज कर दिया तो CGA मतलब महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक कौन है? भारती दास। कौन है? भारती दास। कौन है? भारती दास। CGA कौन है? भारती दास, CGA भारती दास। लेकिन CAG गिरीशचंद्र मुर्मू, CAG जिसको कहेंगे शॉर्ट में बोलेंगे केग, क्या बोलेंगे? केग। केग कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। केग कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू। केग कौन है? बताइएगा वायुसेना का अध्यक्ष के है? BR चौधरी। वायुसेना का अध्यक्ष BR चौधरी। वायुसेना का अध्यक्ष, वायुसेना का अध्यक्ष, वायुसेना का अध्यक्ष, वायुसेना का अध्यक्ष, वायुसेना का अध्यक्ष। बताइएगा नौसेना का? आर हरी। नौसेना का अध्यक्ष? नौसेना, 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 नौसेना। थल सेना मनोज पांडे, थल सेना मनोज पांडे, थल सेना मनोज पांडे। चलिए भारत का दूसरे CDS, भारत का दूसरे CDS अनिल चौहान, दूसरे CDS अनिल चौहान, दूसरे CDS अनिल चौहान, दूसरे CDS, दूसरे CDS अनिल चौहान। बताइएगा भारत का विदेश सचिव? विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव। हाँ ये सब 6 या 65 साल, 6 या 65 साल। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, रक्षा सचिव, रक्षा सचिव, रक्षा सचिव, रक्षा सचिव, रक्षा सचिव। लास्ट क्वेश्चन है भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार? हाँ अनंत नागेश्वरम, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। तो एक बार डायलॉग बोल दीजिए चैनलवा का। क्या भूलिएगा? फिर ला देंगे कल, फिर ला देंगे परसों, फिर ला देंगे अगले दिन, अपने एक ना एक दिन याद होगा, जाएगा कहाँ, ठीक ना। चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया करेंट अफेयर का सेशन समाप्त। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कौन सा सेट होगा बबुआ सबरे? नहीं है, सेट बाद में दे दीजिएगा। आज होगा सेट 487 से 492। देखिए समय जाने में लेट नहीं लगता है, हम लोग धीरे बढ़ते बढ़ते आज 487 पे आ गए। और वो आ गया है बुक ना, उसमें और सेट बढ़ गया है, उसमें सेट थोड़ा बढ़ गया है, तो आप लोग का आपका डिप्टियो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक ना। 5-10 सेट मतलब 50 सेट बढ़ गया है उसमें, हाँ लगभग। बताइए चलिए आज हम सुपड़ा साफ कहते हैं मंदिर का। सबसे पहला सुपड़ा साफ कहते हैं मंदिर का, पहला सुपड़ा साफ कहते हैं मंदिर का। बताइएगा तरोताज़ा हो गए। सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 487 से 492। आप लोग जानते हैं स्पीडी में 1 लाइनर क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम 1 लाइनर क्वेश्चन को बना देते हैं, एक टॉपिक में चेंज कर देते हैं, उससे संबंधित जितना क्वेश्चन रहता है बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो को सुन रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कीजिए जितना भी है, ताकि हमको हौसला मिले और इसी के साथ हम नया नया कंटेंट के साथ आपके साथ आएँ। चलिए ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए अपना काम पे ध्यान देते हैं। काम करेंगे तो आप लोग भी हम पर ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्या सही बात है ना? बेस्ट काम करेंगे तो होगा ही, आज ना होगा कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा, ठीक ना? हम अपना बेस्ट करें, ऊपर वाले के हाथ में सब छोड़ते हैं। चलिए बताइएगा, एरोरा का गुफा का निर्माण किसने करवाया है? राष्ट्रकूट शासक। एरोरा की गुफा राष्ट्रकूट शासक। एरोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासक। एरोरा की गुफा, एरोरा की गुफा। लेकिन हम पूछ देंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने? वास्तुपाल और तेजपाल। दिलवाड़ा का जैन मंदिर वास्तुपाल और तेजपाल नहीं करवाए थे? हाँ, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, लेकिन है कहाँ हो? माउंट आबू। कहाँ है? माउंट आबू। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू, लेकिन किसने? वास्तुपाल और तेजपाल में। लेकिन हम पूछ देंगे, महाबलीपुरम का एकासम मंदिर, महाबलीपुरम के एकासम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव शासक है। कौन सा शासक है? पल्लव शासक। महाबलीपुरम के एकासम मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। महाबलीपुरम के एकासम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट। लेकिन आपसे पूछ देगा, कोणार्क मंदिर का निर्माण, हाँ वहाँ है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। महाबलीपुरम के एकासम मंदिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट, लेकिन कोणार्क मंदिर नरसिंह देव फर्स्ट। आई कौन सा शासक है? गंग शासक। कौन सा शासक है? लेकिन नरसिंह वर्मन फर्स्ट कौन सा है? पल्लव शासक है। नरसिंह वर्मन कौन है? पल्लव। और नरसिंह देव फर्स्ट कौन है? गंग। बात समझे? कितना बारीक अंतर है, इसलिए हम बार बार लाएंगे तो दिमाग में आज न छपे कल न छपे, छपना ही है। तुम भूलो हम भूलने नहीं देंगे। चलिए थैंक यू। बताइएगा, कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर या इसी का नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर, ये भी नरसिंह देव फर्स्ट, सॉरी नरसिंह वर्मन सेकेंड। नरसिंह वर्मन सेकेंड। राज सिद्धेश्वर मंदिर नरसिंह वर्मन सेकेंड। राज सिद्धेश्वर मंदिर नरसिंह वर्मन सेकेंड। राज सिद्धेश्वर मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर। इसका दूसरा नाम क्या है? कैलाशनाथ। दूसरा नाम क्या है? तो कैलाश किसको कहा जाता है? कैलाश शंकर भगवान। शंकर भगवान को को आँख? 3 आँख, मतलब हम 2 आँख बोलेंगे। 2 गो तो आँख सबको होता है, एक एक्स्ट्रा आँख है तो डबल हो गया ना। इधर एगो इधर हो गया, एगो ऊपर हो गया, तो इस यहाँ क्या लगेगा? डबल है। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नहीं समझे बात? कौन सा समझे हैं? अच्छा हम पूछ देंगे, महाबलीपुरम में शेर मंदिर, महाबलीपुरम में शेर मंदिर का निर्माण, महाबलीपुरम में शेर मंदिर, महाबलीपुरम में शेर मंदिर, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। शेर मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, शेर मंदिर। और महाबलीपुरम में एकासम मंदिर, तो एकासम नामे है एक, एकासम, एकासम एक है तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट। एकासम मंदिर तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नामे है ना एक, तो 1 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अगला है मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, तो नंदी वर्मन सेकेंड। कौन? नंदी वर्मन सेकेंड। विरूपाक्ष महादेव का मंदिर, आया है आप लोग का लिखल होगा चालुक्य ने। विरूपाक्ष महादेव मंदिर किसने? चालुक्य ने लिखा होगा। विरूपाक्ष महादेव मंदिर चालुक्य में, लेकिन किस चालुक्य ने? लोक महादेवी, लोक महादेवी। विरूपाक्ष मंदिर लोक महादेवी। किस वंश का था शासिका? वातापी चालुक। कौन सा चालुक? 3 प्रकार का है, वातापी चालुक। तो विरूपाक्ष महादेव मंदिर लोक महादेवी, विरूपाक्ष महादेव मंदिर लोक महादेवी किसने निर्माण करवाया है? लोक महादेवी। किस वंश की है? वातापी चालुक। किस वंश के है? वातापी चालुक के। विरूपाक्ष महादेव मंदिर लोक महादेवी का निर्माण कौन करवाया? लोक महादेवी, ठीक ना। किस वंश से है? वातापी चालुक से। किस वंश से है? वातापी चालुक से। बताइएगा आप लोग, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक
नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार नाग देख लो उससे देख, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। लेकिन हम पूछ देंगे कि कहाँ का शासक था, तो मलवा का। कहाँ का शासक था? मलवा का। लेकिन हम पूछ देंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो बोलिएगा मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज, सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज। लेकिन पूछ देंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ है, कन्नौज। राजधानी कन्नौज, राजधानी कन्नौज। एक क्वेश्चन पूछ देता है गुर्जर प्रतिहार वंश कौन सा धर्म मानता था, तो विष्णु भक्त था। कौन सा धर्म मानता था? विष्णु भक्त। कौन सा धर्म? विष्णु भक्त। कौन सा धर्म? लेकिन अब जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब जो बात बोलेंगे ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछ देता है राजशेखर किसके दरबार, राजशेखर एक कवि है, राजशेखर एक कौन सी है? कवि है। लेकिन पूछ दे किसके दरबार में है, बात समझें, तो महेंद्र पाल के दरबार में। किसके दरबार में? अब महेंद्र पाल किस वंश के शासक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का। महेंद्र पाल किस वंश का है? गुर्जर प्रतिहार वंश का। लेकिन ये राजशेखर जो है ना, आप बोल रहे हैं सर इतना फेमस है, तो बताइए इसका कुछ बुक का नाम भी बता दीजिए। तो काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर। काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर। काव्य मीमांसा राजशेखर। कर्पूर मंजरी राजशेखर। काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी। हम बोलेंगे काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी, आप लोग बोलिएगा राजशेखर। काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी। 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 राजशेखर। 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 काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी। चलिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी। राजशेखर। काव्य मीमांसा काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी। राजशेखर। काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी। राजशेखर। एक और क्वेश्चन है, ठीक ना, दिल्ली शहर की स्थापना इसलिए जेल में करेगा, समुद्र नहीं जाएगा। वीडियो बंद था। नहीं शुरू से नहीं, वो जो घुमा। नहीं बोले सर, आप ही ना बोले थे देने के लिए, हाँ बोलने के लिए सब बोल रहे हैं। अरे ये उसको कर रही थी। चलिए ऐसा कोई बात नहीं है, सब चलता है। आप लोग बताइएगा, हटाइए ना, जो हो गया सो गया, क्या समझे, बताइएगा बताइएगा। सोमनाथ मंदिर पे को कब लूटा था मोहम्मद गजनवी में? कब लूटा था? 1025 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। लेकिन मुद्दे की बात क्या जानते हैं, वहाँ उस समय सोमनाथ मंदिर का शासक कौन था, मतलब वहाँ पे किस वंश का शासक था? सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? हाँ, किसका शासक था? भीमदेव। वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव। वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव। सोमनाथ मंदिर का जो लूट हो रहा था, गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। लेकिन हम पूछ देंगे, लेकिन जब सोना को लूट के लेके जा रहा था, सोमनाथ मंदिर को लूट के लेके जा रहा था, तो बहुत सारे सोना लेके गया था। तो रास्ते में जो है ना, जाटों ने आक्रमण कर दिया, उससे कुछ सोना लूट लिया। तो उसको सबक सिखाने के लिए फिर से आता है वो लौट के। तो जाटों का आक्रमण कब? मोहम्मद गजनवी ने जाटों पर आक्रमण कब किया? लेकिन पूछ देंगे इसकी मृत्यु कब हुआ था? कब मृत्यु हुआ था? 1030 में। हाँ, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब? 1030 में। लेकिन हम पूछ देंगे मोहम्मद गजनवी अपने साथ जो है ना इतिहासकार को भी लाया था। हाँ, तो बताइएगा मोहम्मद गजनवी का इतिहासकार कौन? उत्बी। लेकिन पूछ देंगे किस किताब की रचना की? किताब उल यमनी।
किताब उल यमनी किसकी रचना है? उत्बी की। किताब उल यमनी किसकी रचना है? उत्बी की। किताब उल यामनी किसकी रचना है? उत्बी की। किताब उल यामनी किसकी रचना है? उत्बी की। लेकिन हम बोल देंगे मोहम्मद गजनवी के दरबार में कौन सा कवि रहता था? फिरदौसी। कौन सा कवि? फिरदौसी। तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी, शाहनामा का लेखक फिरदौसी। लेकिन पूछ देंगे इसको एक उपाधि मिला था, पूर्व का होमर। पूर्व का होमर, पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? फिरदौसी को। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? फिरदौसी को। ठीक ना। लेकिन पूछ देंगे शाहनामा का हिंदी में अनुवाद किसने करवाया था? रजनीकांत। रजनीकांत। शाहनामा का हिंदी में अनुवाद करवाया था रजनीकांत। तो शाहनामा किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में। शाहनामा किस भाषा में? फारसी भाषा में। शाहनामा किस भाषा में? इसका हिंदी में अनुवाद किसने करवाया? रजनीकांत। हिंदी में अनुवाद रजनीकांत। लेकिन और एक विद्वान था अल-बुरूनी। एक और विद्वान है अल-बुरूनी। बताइए इसकी एक पुस्तक का नाम बताइए। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? किताब उल हिंद अल-बुरूनी की पुस्तक है। लेकिन जानते हैं ये अल-बुरूनी कहाँ का निवासी था? ख्वारिज्म का। कहाँ का है? ख्वारिज्म का। कहाँ का? ख्वारिज्म का। कहाँ का? ख्वारिज्म का। ख्वारिज्म के शाह को हरा के ये क्या कहते हैं अल-बुरूनी को प्राप्त किया था मोहम्मद गजनवी ने। हाँ अल-बुरूनी, हम क्या बोल रहे हैं? ठीक ना, को प्राप्त किया था। बात समझें। इसका जन्म हुआ था 973 में। जन्म हुआ था 973 में। चलिए, ये पहला मुसलमान था अल-बुरूनी जो कि पुराणों का अध्ययन किया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल-बुरूनी। हाँ, पुराण का अध्ययन करने वाला पहला था। ठीक ना। बताइएगा तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक कौन है? बेहाकी। तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक बेहाकी। तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक बेहाकी। किसके दरबार में? मोहम्मद गजनवी के दरबार में। तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक बेहाकी। 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 बताइएगा अमीर खुसरो किसके दरबार में था? अमीर खुसरो किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अमीर खुसरो किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। लेकिन हम पूछ देंगे अमीर खुसरो का बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद हसन। मोहम्मद अमीर खुसरो का बचपन का नाम कहाँ आए रे पानी? उसमें तो तुम पिएगी नहीं, जूठा हो जाएगा ना। उसमें तो मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का बचपन का नाम। लेकिन पूछ देंगे इसका जन्म कहाँ हुआ था? किसका? अमीर खुसरो का। बदायूं। बदायूं। कहाँ जन्म हुआ था? बदायूं। कहाँ जन्म हुआ था? बदायूं। कब हुआ था? 1253 में। कब जन्म हुआ था? 1253 में। कब जन्म हुआ था? 1200। बताइए अमीर खुसरो का गुरु कौन था? बच गई सब, अभी सब फेंका जाता तुम्हारा आंसर सुन के। निजामुन ओलिया। निजामुन ओलिया। हाँ, निजामुद्दीन ओलिया। कौन? निजामुन ओलिया। ठीक ना। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है इस 6 शासकों को दरबार में था रहा था। किसके शासकों को? 6 राजा के दरबार में रहा था। बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में को देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने। किसके शासनकाल को? बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को देखा है। किसने? अमीर खुसरो ने। इसका जन्म कब हुआ था? 1253 में। कहाँ हुआ था? बदायूं में। बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद हसन। किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक ना। इसे कहा जाता है भारत का तोता। इसे क्या कहा जाता है? भारत का तोता या तोते ए हिंद।
तोते ए हिंद, ठीक ना। अब बातें करते हैं किसका, अलाउद्दीन खिलजी। किसके बातें कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग बताइए अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, अली और गुसप्पा, हाँ गुसप्पा, गुरुसप्पा, हाँ अली और गुरुसप्पा, अली और गुरुसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरुसप्पा। बताइए इसका 4-5 गो काम हम देख लेते हैं। किसका, नगद, सेनाओं को नकद वेतन किसने दिया, सेना को नगद वेतन, घोड़े दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक ना, ये सब चालू किया था। और उस समय राज्य का टैक्स कितना था, 50%। टैक्स कितना कर दिया था, 50%। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत का निर्माण क्यों करवाया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली को सफल करने के लिए। इसके समय में बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ही फेमस था। अगर कोई व्यापारी गलत वजन तोल देता था तो जितना वो गलत वजन तोलता था उसके बदले उतना का मांस काट लेता था उसके शरीर से। इतना सख्ती से लागू किया था बाजार नियंत्रण प्रणाली को, ठीक ना। किसने, अलाउद्दीन। उसी के बाजार नियंत्रण प्रणाली को देख रेख के लिए दीवाने रियासत शुरू किया था, दीवाने रियासत का विभाग। अब बताइए स्थापत्य कला हम देख लेते हैं। जमीयत खाना मस्जिद, जमीयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने, अलाउद्दीन खिलजी। जमीयत खाना मंदिर, सॉरी मस्जिद, जमीयत खाना मस्जिद, जमीयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, लेकिन बोल देंगे 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना। सीरी का किला, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, सीरी का किला, सीरी का किला, सीरी का किला, हजार खम्मा महल, हजार खम्मा महल, हजार खम्मा महल, हजार खम्मा महल। लेकिन जानते हैं इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है, इस्लामी वास्तुकला का अढ़ाई दरवाज़ा को, अलाई दरवाज़ा जो है उसे कहा जाता है इस्लामी वास्तुकला का रत्न, ठीक ना। अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है इस्लामी वास्तुकला का रत्न। ये सारा बात हुआ किसके विषय में, अलाउद्दीन खिलजी। जब भी अलाउद्दीन खिलजी आता है तो हम इतना बात बताते हैं, आप लोग गौर कीजिएगा। बताइएगा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, कुछ कर रहे हैं, बिलग्राम का युद्ध कब, 1540। किसके किसके बीच, हुमायूं और बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं और कन्नौज का युद्ध, इसी को कहते हैं बिलग्राम का युद्ध को ही कहते हैं कन्नौज का युद्ध। लेकिन पूछ देंगे कालांजर पर आक्रमण कब, 1531। कालांजर पर आक्रमण किसने, हुमायूं, हुमायूं किसने, हुमायूं ने। लेकिन कालिंजर का शासक कौन था, प्रतापरुद्रदेव। कालिंजर का शासक प्रतापरुद्रदेव। कब किया था, 1531 में। दोहरिया पे आक्रमण, दोहरिया पे आक्रमण, दोहरिया पे आक्रमण। लेकिन बोलेंगे चुनारगढ़ पे आक्रमण, 1532। चुनारगढ़ पे आक्रमण किसने किया था, हुमायूं ने। क्या बताए थे, सबसे बड़ी भूल, 4 महीना तक दोनों सेना जो है ना, शेर शाह की सेना और हुमायूं की सेना आमने सामने था। अंतिम में जो है ना शेर शाह को हार स्वीकार करना पड़ा और संधि करना पड़ा। उसी समय हुमायूं जो है ना अगर शेर शाह को जो ना कुचल देता ना, हरा देता, हार स्वीकार करवा लेता, ठीक ना, तो उसका शक्ति खत्म हो जाता। फिर से इसको क्या कहते हैं, दिल्ली छोड़ के बाहर जाना नहीं पड़ता। बात समझे, ये अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से ये अपने इस चुनाव किला पर जो संधि कर लिया ना, इसके वजह से वो दिल्ली से बाहर निकल गया और शेर शाह वहाँ का दिल्ली का शासक बन गया, एक छोटी सी गलती की वजह से। बात समझिए। तो ये चलिए, तो हाँ बताए थे। और क्या किया था जानते हैं, क्या किया था, 4 महीना तक घेरा रखा तो अंतिम में चतुराई कर दिया। कौन जानते हैं, कहा जाता है अगर आपको कभी कभी जितना बहुत बड़ा जीत हासिल करना हो तो 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो उसी वही काम किया शेर शाह ने, अपने बेटे कुतुब खां को
उसके सेवा में भेज दिया, हुमायूं की सेवा में भेज दिया, जाओ कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें, अब अपने बेटा को आपका दास बना के भेजते हैं, ठीक ना। और उसके बाद फिर जब उधर से लौटा तो हुमायूं को हरा दिया, ठीक ना, शेरशाह, और दिल्ली पे राज कर लिया। समझें, एक छोटी सी भूल, राजा बन गया। अब पूछते हैं चौसा का युद्ध, 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 लेकिन सरहिंद का युद्ध 55, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध जानते हैं बबुआ रे, इस सरहिंद का युद्ध में के बाद वो दिल्ली का पुनः शासक बनता है। सरहिंद पूछेगा हुमायूं का अंतिम युद्ध कौन सा, सरहिंद का युद्ध। इसके बाद जो है ना वो शासक, क्योंकि 1540 में शेरशाह का मृत्यु हो जाता है, सॉरी 45 में शेरशाह का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कमज़ोर रहता है तो उसको हरा देता है हुमायूं, लेकिन 1 साल के बाद दीन पनाह भवन की सीढ़ी से गिर कर इसका मृत्यु हो जाता है 56 में। तो ये अभागा हो जाता है हुमायूं, हाँ, हुमायूं अभागा हो जाता है, ठीक ना। 1 साल के बाद जो है ना, हाँ सब दिन अभागा ही रह गया। हाँ, इसका नाम जो रखा था हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन हाँ, सब दिन जो है ना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा जिंदगी इसका। ये सब बातें सिखाता है कौन, हमें इतिहास। बताइएगा, आप लोग का घर का क्वेश्चन है, ठीक ना। हम दुआ का है, सीडीबी लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हो, लखनऊ, और कब, 1990, मुख्यालय लखनऊ 1990। बताइएगा, डियो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, डियो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, हिंद महासागर में। डियो गार्सिया द्वीप कहाँ है, पूछेगा इस पर किसका अधिकार है, यूएसए का, किसका अधिकार है, यूएसए का। डियो गार्सिया द्वीप कहाँ है, हिंद महासागर। डियो गार्सिया द्वीप के जस्ट ऊपर है चागोस द्वीप, कौन सा द्वीप, चागोस द्वीप, इस पर भी अधिकार है किसका, यूएसए का। उसके जस्ट ऊपर है मालदीव। देखिए भारत है, भारत के नीचे है मालदीव, और मालदीव के नीचे है चागोस, मालदीव के नीचे है चागोस, और उसके नीचे है डियो गार्सिया द्वीप। चागोस और डियो गार्सिया द्वीप दोनों पर अधिकार है किसका है, यूएसए का। और उसके नीचे आइएगा तो मॉरिशस आएगा, उसके नीचे कौन आएगा, मॉरिशस, ठीक ना। उसके जस्ट सामने, मॉरिशस के जस्ट सामने है मेडागास्कर, उसके जस्ट सामने है मेडागास्कर, मेडागास्कर के जस्ट सामने है दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना, बस समझे। लेकिन एक क्वेश्चन है, मॉरिशस के जस्ट नीचे है रीयूनियन द्वीप, मॉरिशस के जस्ट नीचे है रीयूनियन द्वीप। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा रीयूनियन द्वीप पर किसका अधिकार है, तो फ्रांस का। किसका अधिकार है, रीयूनियन द्वीप पर किसका अधिकार है, रीयूनियन द्वीप पर किसका अधिकार है, रीयूनियन द्वीप पर किसका अधिकार है। लेकिन पूछ देगा रीयूनियन द्वीप किस महासागर में है, हिंद महासागर में। बोल देगा मॉरिशस किस महासागर में है, बोल देगा मेडागास्कर किस महासागर में, बोल देगा रियो गार्डिसिया किस महासागर में, हिंद महासागर में। चागोस किस में है, हिंद महासागर में। बात समझे। चलिए अब आगे बताइएगा, भंस घाटी से बहने वाली नदी राइन, लेकिन बोल देगा विश्व स्तर पर बोला तो राइन, भारत की भंस घाटी से होकर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती। भंस घाटी क्या होता है, दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में नदी बह रहा है, दोनों तरफ पहाड़ है बीच में नदी बह रहा है, तो उसको कहते हैं भंस घाटी। और जानते हैं ये राइन नदी जो है ना सर्वाधिक बिजी है, अंतरस्थलीय जलमार्ग बनाता है, सबसे व्यस्त नदी है, सबसे व्यस्त नगर है, जिससे होके जो है ना मतलब नाव वगैरह, जहाज वगैरह, मतलब पोत वगैरह चलता है, ठीक ना, सामान ढुलाई होता है यूरोप में, ठीक ना। अंतरस्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है। तो सर्वाधिक अंतरस्थलीय जलमार्ग के निर्माण करने वाली सबसे बिजी नदी कौन सा है, व्यस्त नदी कौन है, राइन नदी। राइन नदी कहाँ की है, जर्मनी की। कहाँ की है, जर्मनी की। और इसका पूछ देगा जर्मनी का एक पहाड़ है ब्लैक फॉरेस्ट, कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट। पूछ देगा ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना कहाँ है, जर्मनी में, उसी के बगल से होके बहती है। ये ब्लैक फॉरेस्ट के बगल से बहती है कौन सी नदी, राइन नदी, ठीक ना, समझे। चलिए बताइएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अध्यक्ष कौन होता है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अध्यक्ष कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर।
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब? 1964। कब स्थापना? 1964। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर। कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर। लेकिन पूछ देंगे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब? 1964। 1964 में एक और स्थापना होता है यूटीआई बैंक का, यूनिट ट्रस्ट बैंक का। भारतीय यूनिट ट्रस्ट बैंक का स्थापना भी हुआ है 1964 में। ठीक ना? बताइएगा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया है? डीडी धर। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना डीडी धर। कब? 1974 से 1978, एक साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले 1974 से 1978। बोलिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। लेकिन मॉडल किसने तैयार किया? हेराल्ड मॉडल पर आधारित। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, 56 से 61। लेकिन पूछ देगा किसके मॉडल पे? महालोनिस के मॉडल पे, महालनोबिस मॉडल पे, महालनोबिस के मॉडल पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के मॉडल पे। तो पहला हो गया 51 से 56, 56 से 61। तीसरा हो जाएगा 61 से 66, 1961 से 66 हो गया। तीन गो के बाद होता है योजना अवकाश। 3 गो के बाद आता है योजना अवकाश, जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। कब? 1966 से 1969। योजना अवकाश 1966 से 1969। ये क्वेश्चन पूछा था 2014 का सीजीएल सेकेंड में, बिहार सचिवालय में पूछा गया था 2016 के एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन पूछा था योजना अवकाश, मेरा पहला एग्ज़ाम था ये। ठीक ना? 1966 से 1969। ठीक ना? चलिए, योजना अवकाश कब? 1966 से 1969। योजना अवकाश 1966 से 1969। बताइएगा आप लोग, राष्ट्रीय आय का लेखा वर्ष, राष्ट्रीय आय का लेखा वर्ष, राष्ट्रीय आय का लेखा वर्ष कब से कब तक? इस क्वेश्चन है बबुआ आप लोग का? है? हाँ, राष्ट्रीय आय का लेखा वर्ष सोच भी लो बाबू। 1 अप्रैल से 31 मार्च। राष्ट्रीय आय का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक ना? लेखा वर्ष मतलब समझते हैं, यानी कि जो हिसाब, जैसे हम लोग का हिसाब होता है जनवरी से, हम लोग का हिसाब जनवरी होता है कौन सी से? जनवरी से। आप लोग सुनते होंगे घर और में जो ना मार्च क्लोजिंग होंगे या फरवरी माह का पैसा कट गया तो। लेकिन आरबीआई का जो होता है ना, जो सरकार का जो लेखा होता है, आरबीआई ने सरकार का जो लेखा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हिसाब होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब तो अलग बात है, बजट जो है ना फरवरी में पेश हो जाता है। लेकिन बोल देगा आरबीआई का लेखा वर्ष। किसका? आरबीआई का लेखा वर्ष। तो स्टूडेंट याद रखता है राष्ट्रीय आय 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन आरबीआई पूछ देना तो 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से। लेकिन कृषि का लेखा वर्ष, कृषि जो खेती होता है ना, तो खेती का जो लेखा जोखा किया जाता है सरकार करता है, कब से? इसका भी 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से इस साल जो है ना कितना धान हुआ, इस साल कितना गेहूं हुआ, फसल कैसा हुआ, इस सब का लेखा जोखा जो करता है 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। और राष्ट्रीय आय 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर सुएज नहर। कौन सा नहर? सुएज नहर। पूछ देंगे सुएज नहर कौन कौन सागर को जो होता है? लाल सागर, भूमध्य सागर। लाल सागर, भूमध्य सागर। बंद कर दें, लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर। लेकिन जानते हैं जब से सुएज नहर का निर्माण हुआ तो 7000 किलोमीटर का दूरी बचत हुआ। कितना? 7000। लेकिन हम पूछ देंगे सुएज नहर की लंबाई कितना है? बताइएगा 168। कितना? 168 किलोमीटर। कितना है? 168। लेकिन पूछ देंगे इसका निर्माण कब हुआ सुएज नहर का? 1869 में। सुएज नहर का निर्माण 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 1869 में।
सुएज नहर का निर्माण 1869 में। लेकिन पूछ देंगे सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, सुएज नहर का निर्माण 1869। सुएज नहर का निर्माण 1869, राष्ट्रीयकरण 1956। ठीक ना। चलिए बताइएगा सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1992। अधिनियम बोल देगा तो 1988 का अधिनियम। अधिनियम बोल देगा तो 1988 का अधिनियम। लेकिन पूछ देगा किस समिति के सिफारिश पर? एएस दुबे। किस समिति की सिफारिश पर? एएस दुबे। सेबी का, आज सेबी किसके लिए जाना जाता है बाबू रे? स्टॉक एक्सचेंज के लिए। जो शेयर बाजार होता है ना, शेयर बाजार को जो कंट्रोल करता है वो कहलाता है सेबी। ठीक ना। लेकिन बोल देगा वाणिज्य बैंक को जो कंट्रोल करता है वो आरबीआई। आरबीआई का स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण 1949। और किस समिति के सिफारिश पर? यंग हंटर आयोग ने बताया है। सुस्ता गए, फिर चाहिए मैंगो फ्रूटी। बताइएगा बंद कर दें, 5 मिनट टाइम दीजिए ना, फटाफट हम रिवीजन करवा लेंगे। बोल देगा बताइए बेरोजगारी से संबंधित किस समिति का गठन किया गया? भगवती समिति का संबंध किससे है? भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से। भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से। भगवती समिति का संबंध बोलेगा बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक घोष समिति। बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए कौन सा समिति? एक घोष। बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक घोष समिति। जनसंख्या नीति के लिए स्वामीनाथन समिति। जनसंख्या नीति के लिए स्वामीनाथन समिति। जनसंख्या नीति के लिए स्वामी नीति। बोल देगा प्रतिभूति घोटाला के लिए जानकी रमन। प्रतिभूति घोटाला जानकी रमन। प्रतिभूति घोटाला ग्राहक सेवा में सुधार एमएन गोपारिया। ग्राहक सेवा में सुधार एमएन गोपारिया। बोल देगा डिजिटल इंडिया 21 अगस्त 2014। डिजिटल इंडिया 21 अगस्त 2014। बोलेगा जनधन 28 अगस्त 2014। बोल देगा क्या कहते हैं टीबी हारेगा देश जीतेगा 1 फरवरी 2020। बोल देगा आप लोग को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014। बोल देगा जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसने दिया है? जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत पीटर पायर। पीटर पायर। जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट पीटर पायर। जीरो बेस बजट पीटर पायर। जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट। बोलेगा निर्वाचन कौन सा भाग? 15। निर्वाचन संविधान के कौन सा भाग में? 15। निर्वाचन भाषा 17। अपात 18। भाषा अपात निर्वाचन 15। निर्वाचन राजभाषा अपात उपबंध संविधान संशोधन 20। बताइए केलोलॉजी किसके लिए? केलोलॉजी इसका अध्ययन किया जाता है। केलोलॉजी में मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन। मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन, मनुष्य के नहीं, लड़कियों की सुंदरता का अध्ययन। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर जलयान पे समय का ज्ञान के लिए, समय की जानकारी के लिए क्रोनोमीटर। हाँ क्रोनोमीटर जलयान पे समय का। बताइएगा राष्ट्रीय नदी गंगा कब घोषित हुआ? 4 नवंबर 2008। राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008। बताइए डॉल्फिन को जलीय जीव कब? 5 अक्टूबर 2009। 5 अक्टूबर 2009। बताइएगा रोज किसका किसका मिश्रण है? BIPBSN रोज मेटल। BIPBSN रोज मेटल। BIPBSN रोज मेटल। BIPBSN। बोल देगा गन मेटल CUZNSN। गन मेटल CUZNSN। बोल देगा आप लोग को सुरती किसका नस्ल है? सुरती भैंस का। सुरती भैंस का। सुरती भैंस का। बताइएगा केलेमाइन किसका एक्स है?
केलेमाइन किसका एक्स है? जिंक का। केलेमाइन जिंक का। केलेमाइन केलेमाइन कार्नेलाइट पोटेशियम। कार्नेलाइट पोटेशियम। कार्नेलाइट पोटेशियम। कार्नेलाइट पोटेशियम। कार्नेलाइट पोटेशियम। हॉर्न सिल्वर चांदी। हॉर्न सिल्वर किसका एक्स है? हॉर्न सिल्वर हॉर्न सिल्वर चांदी। बताइएगा, विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। विश्व हेम्योपैथी दिवस 20 हेम्योपैथी दिवस 20 हेम्योपैथी दिवस बताइएगा। ओलंपिक एयरवेज किस देश का विमान सेवा है? ओलंपिक एयरवेज ओलंपिक एयरवेज ओलंपिक एयरवेज ओलंपिक एयरवेज किसका है? फ्रांस का। ओलंपिक एयरवेज फ्रांस का। ओलंपिक एयरवेज फ्रांस का। बताइएगा, एरोफ्लोट एरोफ्लोट किसका है विमान सेवा? रूस का। एरोफ्लोट 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 बोलिए। कोपा पनामा का। कोपा किसका विमान सेवा? कोपा कोपा इबेरिया किसका है? इबेरिया इबेरिया स्पेन का। इबेरिया किसका है? इबेरिया किसका है? इबेरिया किसका है? इबेरिया किसका है? लुफ्थांसा, ये पूछता है, जर्मनी का। लुफ्थांसा 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 लुफ्थांसा। अरे तुम तो सुस्ता आ गया। हम यहाँ 59 साल के हैं, एकदम अभी रुकने रहे हैं। आप लोग जो है ना 15-20 साल के होके जो है ना सुस्ता आ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। मेरे उम्र होते होते आप लोग क्या होइएगा? लाठी लेके चलने लगेगा। उठिए, जागिए, तब तक रहते रहिए जब तक सफलता ना मिल जाए। ठीक ना? लड़ना है ना? हाँ, कि हार स्वीकार कर लेना बिना लड़े? हैं? हम लोग के खूने में लड़ना। ठीक ना? हार कतई स्वीकार नहीं। ठीक ना? बताइए, चलिए बताइए, इसी खुशी में बताइए, कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। कमायनी आंसू जयशंकर प्रसाद। कमायनी आंसू जयशंकर प्रसाद। लहर जयशंकर प्रसाद। कमायनी आंसू लहर जयशंकर प्रसाद। कमायनी आंसू लहर जयशंकर प्रसाद। लिंक बोल देखा है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। ए ट्रेन टू पाकिस्तान ए ट्रेन टू पाकिस्तान ए ट्रेन टू पाकिस्तान ए ट्रेन टू पाकिस्तान। बेचारी सब। बताइएगा, केंद्रीय सचिवालय का वास्तुकार कौन? हर्बर्ट बेकर। केंद्रीय सचिवालय का हर्बर्ट बेकर। केंद्रीय सचिवालय का। अभी आप लोग नहीं समझ में आएगा। जब एक क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ रहिएगा, मैं सुन के वहाँ ऑप्शन मार दीजिएगा ना, उस दिन हमको याद कीजिएगा जो उस क्वेश्चन याद आ गया, सर बताए थे, उस दिन याद कीजिएगा अगर ऐसा हुआ कभी तो। केंद्रीय सचिवालय हर्बर्ट बेकर। केंद्रीय सचिवालय का वास्तुकार। केंद्रीय सचिवालय का वास्तुकार हर्बर्ट बेकर। केंद्रीय सचिवालय का हर्बर्ट बेकर। केंद्रीय सचिवालय का बताइएगा। चलिए वो भी पूछ लें कि छोड़ दें? लीजिए सर, छोड़ दें। चलिए इसी के साथ आज का क्यूज समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय आंध्र प्रदेश रेशम नगरी भागलपुर, जय एग्जाम चालीसा परिवार। इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।